अच्छा, सबसे पहले हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट देखते हैं। इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो इंड्यूस होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में इफ़ेक्ट को क्रिएट करता है, तो उसको हम इंड्यूस कहते हैं, इंडक्टिव इफ़ेक्ट। तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट ऑफ द ग्रुप, यानी जो अटैच्ड ग्रुप्स हैं ये इसके साथ, वो इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है और पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफ़ेक्ट ऑफ द ग्रुप में बी आइदर पॉजिटिव आई मीन पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट, जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, यानी जो ग्रुप है वो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा हो इधर तो उसको हम कहेंगे ये इसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट है। और अगर जो है वो जो ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसको हम कहते हैं ये इसका नेगेटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट है। अच्छा, अल्काइल ग्रुप्स हैव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप का आपको पता है कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, तो इनका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। और इनकी प्रेजेंस की वजह से फोर्स कांस्टेंट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। फोर्स कांस्टेंट क्या होती है? बॉन्ड की स्ट्रेंथ को शो करती है। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ही वो फोर्स कांस्टेंट जो है वो ज़्यादा होगा, और जितना कम होगी उतनी ही वो कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन जब रिलीज़ करते हैं तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से फोर्स कांस्टेंट भी कम हो जाता है। और उसकी वजह से जब ज़ाहिर है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो उसमें एब्जॉर्प्शन जो है वो वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए वो क्या हो जाएगी, लोअर वेवलेंथ पे हो जाएगी। सो जो जब ग्रुप्स का अगर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, तो वो क्या करते हैं, फोर्स कांस्टेंट को डिक्रीज़ करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं, और एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो जाती है लोअर वेव नंबर पे। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वेव नंबर ऑफ कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। अब कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, ये वाला C डबल बॉन्ड O वाला कार्बोनाइल ग्रुप है। अब इसमें हम 3 एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, एक जिसमें हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, दूसरा एसिटाल्डिहाइड और तीसरा एसीटोन है। अच्छा, अब फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनाइल के साथ दोनों हाइड्रोजन ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये नॉर्मल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 1750%। जो वेव नंबर है वो 1750 पर सेंटीमीटर है। अच्छा, अब अगर हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें विद अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, तो क्या होता है, इसकी जो वेव नंबर है वो 1740 पे कम, यानी इसे यानी उसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो कम हुआ, तो वो 1740 पे एब्जॉर्बेंस शो कर देता है। जबकि अगर हम दोनों ही ग्रुप्स जो हैं वो हमारे पास दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दें विद अल्काइल ग्रुप्स, तो उसका जो वेव नंबर है 1715 पे रिड्यूस हो जाता है पर सेंटीमीटर। अच्छा, जबकि जो क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो हैलोजन्स हैं ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, इस वजह से इनका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। अब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जिसकी वजह से जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, और उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो जाती है टूवर्ड द हायर वेव नंबर। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं एसीटोन, जो कि हमने देखा 1715 पे ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अगर हम एक मिथाइल ग्रुप में से हम CH एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें विद Cl, तो क्या होता है, अब इसकी वजह से एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक। अब 1715 की वजह 1725 वेव नंबर पे ये एब्जॉर्प्शन शो करता है। जबकि अगर हम दोनों मिथाइल ग्रुप्स में से एक एक Cl हाइड्रोजन रिप्लेस करके Cl लगा दें, तो इसका जो वेव नंबर है वो 1740 पे चला जाता है। सो इसका मतलब ये है कि जब ग्रुप्स जिनका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो वेव नंबर को डिक्रीज़ कर देते हैं, एब्जॉर्प्शन जिस वेव नंबर पे होती है, और अगर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो तो वो इंक्रीज़ कर देते हैं। ये हमने एग्जाम्पल से देख लिया। अच्छा, दूसरा जो है वो इफेक्ट होता है रेजोनेंस इफेक्ट। वो आपको पता है कि कॉन्जुगेशन से आता है। कॉन्जुगेट जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कॉन्जुगेशन आ जाती है, यानी ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड ये आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। और इसमें जैसे एरोमेटिक रिंग हो या हमारे पास कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हों जिनमें कॉन्जुगेशन हो, तो उसमें हम कहते हैं कि फोर्स कांस्टेंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड पूरा ओवरऑल मतलब जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन्स का वो पूरे इस पूरे पार्ट के ऊपर फैला हुआ होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि बॉन्ड्स जो हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते।
सो देयर एब्जॉर्प्शन देयरफॉर शिफ्ट टू द लोअर वेव नंबर, सो इनकी वेव नंबर लोअर वेव नंबर पे आ जाती है। इसकी हम एग्जांपल कैसे लेते हैं, एसीटोन को हम देखते हैं। इसमें हमारे पास एसीटोन जब होता है तो इसमें हमारे पास 17-15 पे ये फ्रीक्वेंसी इस वेव नंबर पे ये एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। जबकि अगर हम इस एक CH3 को रिप्लेस कर देते हैं CH डबल बॉन्ड CH2, यानी हमने एक अनसेचुरेटेड सिस्टम साथ लगा दिया है सादा CH3 की बजाय, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन सिस्टम क्रिएट होता है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो जाती है 17-15 से 1690%, यानी जो वेव नंबर है वो 17-15 से 1690 पे चला जाता है, ये कॉन्जुगेशन की वजह से। और इसी तरह से बेंजीन और बेंजल्डिहाइड जो है, बेंजल्डिहाइड में एब्जॉर्प्शन शिफ्ट फ्रॉम 1715 टू 1700% एज बेंजीन रिंग इज़ कॉन्जुगेटेड टू कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो सेकंड फैक्टर है दैट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है कि वो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हों और हाइड्रोजन भी हो तो वो उनके एक वीक बॉन्डिंग क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है। अब इन फिनोल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमीन्स विच शोज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक। अच्छा, द फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़रा वीक बॉन्ड है तो इस वजह से फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज हो जाता है और ये जो होता है जो एब्जॉर्प्शन है वो टू द लोअर वेव नंबर शिफ्ट हो जाती है। अच्छा, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हमें पॉइंट्स कुछ जहन में रखने होते हैं कि नंबर 1 क्या है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर यानी जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, और एक होती है इंट्रामॉलिक्यूल जो कि विद इन द मॉलिक्यूल होती है। अच्छा, अब पहला पॉइंट क्या है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव्स ब्रॉडर बॉन्ड्स के बैंड्स बैंड्स। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, तो वो बॉन्ड्स जो हैं बॉन्डिंग इफ़ेक्ट ओवरऑल एक मतलब फैला हुआ होता है, तो मतलब मॉलिक्यूल्स आप एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये इसका जो है वो वेव नंबर लोअर होता है, तो इसलिए ये ब्रॉडर बॉन्ड बैंड्स देता है, यानी उसकी जो बैंड्स हैं वो काफ़ी वाइड होते हैं। जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर गिव्स शार्प एंड वेल डिफाइंड बैंड्स, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से उसका वेव नंबर थोड़ा हायर उसमें होता है, तो इसलिए ये शार्प पीक्स देते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, द एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जाहिर है कि अगर एटम्स मॉलिक्यूल्स जो है वो सोल्यूशन में ज़्यादा होंगे तो जाहिर है कि ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इस वजह से हम कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन बैंड इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, के सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, तो एब्जॉर्प्शन बैंड्स जो हैं वो उतने ही ज़्यादा वाइड होंगे या ब्रॉडर होंगे एज़ कम्पेयर टू अगर मतलब लो कंसंट्रेशन होगी तो थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जिसकी वजह से एज़ कम्पेयर टू ब्रॉडर बैंड्स थोड़े से मतलब लेस ब्रॉडर बैंड्स क्रिएट होंगे। इन केस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द बैंड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो तो विद इन मॉलिक्यूल है, तो उसका कंसंट्रेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि वो तो मॉलिक्यूल के अंदर ही होनी है, बाहर तो वो तो मतलब दूसरे नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ उसका कोई लिंक नहीं है, तो इसलिए अगर कंसंट्रेशन बेशक ज़्यादा है या कम है, वो चूँकि विद इन एटम होनी विद इन मॉलिक्यूल होनी है, इसलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बैंड के ऊपर। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। नंबर 1 हम देख लेते हैं अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। The free OH group absorbs strongly in the region of 3650 to 3584 per centimeter, यानी ये इस वेव नंबर पे जब फ्री OH ग्रुप होता है वो फ्री OH ग्रुप मीन्स कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई तो वो इस वेव नंबर पे एब्जॉर्प्शन शो करता है। व्हेन OH ग्रुप इज़ इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग अ ब्रॉडर एब्जॉर्प्शन बैंड अराउंड 3350, मतलब ये 33 ये लोअर यानी उसकी तरफ शिफ्ट हो जाती है ना, लोअर वेव नंबर की तरफ, तो 3650 से 3584 से वो 3350 पर सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो जाती है। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है, OH ग्रुप OH बॉन्ड लेंथ टेंड्स टू इंक्रीज और बॉन्ड बिकम वीक and value of force constant decreases, so the value of absorption frequency become less।
अच्छा, अब क्या होता है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो अब क्या है कि ये बॉन्ड अब मतलब ये चूँकि अब पहले अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो हम सिर्फ इस बॉन्ड की लेंथ को लेंगे, यानी ओ और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है। अच्छा, लेकिन जब हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड भी इन्वॉल्व होता है तो फिर हम ये बॉन्ड, ये ओवरऑल ये पूरे का पूरा इसको बॉन्ड ही हम कंसीडर करते जाएंगे कि ये एक कॉन्टीन्यूस एक लंबा मतलब एक अट्रैक्शन की एक लंबी लाइन है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये चूँकि बॉन्ड जो है वो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो गई है, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होने से आपको पता है कि फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि बॉन्ड जो है वो, अब क्या है कि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, पहले तो ये था ना कि हाइड्रोजन स्ट्रिक्टली यही इसको अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन अब हाइड्रोजन को ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये वाला बॉन्ड भी थोड़ा सा वीक हो जाता है, क्योंकि अब इस हाइड्रोजन के ऊपर इधर से भी पुल है, ये भी पुल कर रहा है, ये भी पुल कर रहा है, तो ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन थोड़ा सा इस तरफ भी उसकी अट्रैक्शन हो जाती है ना। तो ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा आप कह लें कि कंपैरेटिवली विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये थोड़ा सा वीक हो जाता है, क्योंकि अब ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से भी अट्रैक्ट हो रहा है और इस ऑक्सीजन से भी अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसलिए जब इस हाइड्रोजन के ऊपर इस ऑक्सीजन का पुल होगा, ये अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये थोड़ा सा इसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होगी तो क्या है कि उसका फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज़ हो जाएगा, और फोर्स कांस्टेंट और क्योंकि आपको पता है ना बॉन्ड लेंथ जब इंक्रीज़ होती है तो अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स कम हो जाती है। जब अट्रैक्शन कम होगी तो इसका मतलब है कि फ़ोर्स कांस्टेंट कम हो गया, डिक्रीज़ हो गया, और उसकी वजह से जो अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो जाती है, यानी वो लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ चला जाता है। ये हमने देखा कि 3584 से वो 3350 पे चला गया। अच्छा, और अपीयरेंस ऑफ ब्रॉड बैंड इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज डाइमर, ट्राइमर और टेट्रामर, कि अब ये मतलब ये जैसे तीन मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये कॉन्टीन्यूस, मतलब अगर दो जुड़े हुए हैं तो डाइमर हो गया, तीन हो गए तो ट्राइमर या टेट्रामर एटसेट्रा ना। मतलब ये इसलिए आता है कि ये चूँकि एक लंबी लाइन मॉलिक्यूल्स की बन जाती है, जिसकी वजह से वो ये सारे अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये बैंड जो है ना वो आपका थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिस्ट एज डाइमर, ये आपने देखा होगा सोल्यूशन में, ये आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का डाइमर फॉर्म आपने बनाई हुई होगी, ठीक है। इसमें जो है वो एक आपके पास यहाँ पे अगर ये वाला ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है और उधर से ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। अच्छा, तो उसमें आपके पास क्या है, द हाइड्रोजन बॉन्ड इन डाइमर्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग बट लेस देन कोवेलेंट बॉन्ड। अब मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है कि स्ट्रॉन्गर तो होता है, बट इन एनी केस कोवेलेंट बॉन्ड से वीकर होता है। तो हम कहते हैं कि ये डाइमर में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज वो एक दूसरे के करीब होते हैं। OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज अपीयर एट मच लोअर वेव नंबर, यानी 27 से 2500 पर सेंटीमीटर पे इनकी स्ट्रेचिंग आ जाती है। Because of hydrogen bonding, C double bond O stretch vibrations appears at lower wave number 1720 से per centimeter as compared to free carbonyl stretching which appears at 760। यानी अब ये वाली जो स्ट्रेचिंग वाली है ना, इसकी स्ट्रेचिंग जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ये कम फ्रीक्वेंसी पे आ जाती है या कम वेव नंबर पे आ जाती है, और ये 1720 पे आ जाती है एज़ कम्पेयर टू कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो और ये फ्री कार्बोनाइल ग्रुप हो तो वो 1760 पे एब्जॉर्प्शन शो करता है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 1760 से 1720 पे आ जाती है। उसके बाद एमाइंस आपको पता है NH ग्रुप होता है, N नाइट्रोजन एटम होता है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट इट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन O एटम्स। सो OH बॉन्डिंग इन एमाइंस इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू, सो मतलब इसमें क्या है कि ये चूँकि नाइट्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एमाइंस में वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले में कम होती है। सो शिफ्ट ऑफ इन द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एमाइंस आर लोअर देन दोज ऑब्जर्व्ड इन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी एमाइंस में चूँकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है, इसलिए जो शिफ्ट है, जैसे इसका 1760 से 1720 पे शिफ्ट हुआ है ना कि पूरे 40 पर सेंटीमीटर का फ़र्क पड़ गया है,
इसमें जो ये जो शिफ्ट है यानी ये जो डिफरेंस होता है ये इतना ज़्यादा नहीं होता। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि एमाइंस शो NH स्ट्रेचिंग एट 35 पर सेंटीमीटर इन डाइल्यूट सोल्यूशन एंड 3300 पर सेंटीमीटर इन कंडेंस्ड फेज़ के मतलब ये देखें कि सिर्फ डाइल्यूट सोल्यूशन और कंडेंस्ड फेज़ मींस के काफ़ी कंसनट्रेटेड फॉर्म है, उसमें 3300 पर सेंटीमीटर पे होता है और ये 3500, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ये हमारे फैक्टर इफेक्टिंग हाँ, इसमें दो फैक्टर्स थे। फर्स्ट हमारे पास था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, और दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन इफेक्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ या लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, बिकॉज फोर्स कांस्टेंट वीक होता है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो उसकी वजह से बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक हो जाती है, वो मैंने आपको रीज़न बता दी। तो उसकी वजह से फोर्स कांस्टेंट कम होता है और जो फ्रीक्वेंसी है या वेव नंबर है वो लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। नेक्स्ट अभी मैं आपको थोड़ी देर तक इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो मैं फिर आपको भेजती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।